यूपीएससी के तीनों चरण पार कर लेने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मन में ये दुविधा रहती है कि अब काडर कौन सा मिलेगा और हर कोई यही चाहता है कि काश उसे अपने गृह राज्य में ही पोस्टिंग मिल जाए। हालांकि किसे कौन सा काडर मिलेगा यह तय करना तो आयोग का काम है और इसके लिए आयोग ने एक गाइडलाइन भी जो है वो तैयार कर रखी है। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स के मन में तो आशंका यही रहती है कि ना जाने उसे कौन सा कैडर मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैडर का आवंटन होता कैसे है और हमें कैडर कैसे मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू चरण के अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों को उनकी इच्छा के अनुसार काडर का आवंटन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि यूपीएससी के अंतिम चयन सूची किसी उम्मीदवार में उसको 5th रैंक यानी कि 5वां स्थान प्राप्त है और उसने आईएएस का चुनाव किया है तो उसकी अच्छी मेरिट के कारण वांछित कैडर का आवंटन उसे किया जाएगा। वहीं यदि किसी उम्मीदवार की रैंक मानो 200 से भी अधिक है तो कम मेरिट के चलते वो काडर मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इस स्थिति में उसे उसकी दूसरी या जो तीसरी वरीयता की सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी काडर का आवंटन आपके द्वारा भरी गई वरीयता जो क्रम है उसके अनुसार किया जाता है। हाँ, इसमें ये बात बहुत मायने रखती है कि आपकी रैंक क्या है। तो आईएएस में होम काडर क्या है? तो होम काडर एक आईएएस अधिकारी का गृह राज्य होता है। तो भारत सरकार किसी भी भारतीय राज्य में आईएएस अधिकारियों का बाहरी से अंदरूनी जो संतुलन है वो 2:1 के रूप में रखती है। इसलिए असाधारण रूप से कुछ मामलों में ही एक आईएएस अधिकारी को उसके गृह राज्य में आवंटित किया जाता है। तो आमतौर पर उम्मीदवारों को कभी भी उनका जो राज्य है वो आवंटित नहीं किया जाता। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं जिनमें एक अधिकारी अपने काडर को बदल सकता है। आईएएस, आईपीएस या आईएफओएस सेवाओं के उम्मीदवार नई यूपीएससी काडर आवंटन नीति 2017 के तहत 5 यूपीएससी काडर जोन से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी काडर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को उसका होम काडर आवंटित किए जाने की संभावना बहुत कम है। अन्य मामलों में उम्मीदवारों को कभी भी गृह राज्य आवंटित नहीं किया जाता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें एक अधिकारी अपना काडर बदल सकता है। तो वो क्या नियम है वो हम आपको बताते हैं। तो काडर बदलने के नियम क्या है? तो पहला कि एक अधिकारी दूसरे संवर्ग के किसी अन्य अधिकारी से विवाह होने पर अपने संवर्ग में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है। दूसरा, यहाँ उन्हें अपने होम काडर की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा, विवाह के आधार पर अंतर संवर्ग स्थानांतरण के मामले में पहला प्रयास ये सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि उसके पति या पत्नी का काडर अधिकारी को स्वीकार करता है। चौथा, यदि दोनों पति पत्नी के संवर्ग किसी भी अधिकारी को स्वीकार नहीं करते तो सरकार तीसरे संवर्ग में स्थानांतरण पर विचार करेगी। पांचवा, इस तरह का इंटर कैडर ट्रांसफर तभी संभव है जब पति पत्नी दोनों आईएएस अधिकारी हों। अगर एक आईएएस अधिकारी किसी अन्य केंद्रीय या राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी से शादी करता है तो इसकी अनुमति नहीं है। छठा, अत्यधिक कठिनाइयों के आधार पर संवर्ग परिवर्तन की भी अनुमति है। यहाँ भी गृह राज्य में स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। सातवां, एक अन्य विकल्प दूसरे काडर में प्रतिनियुक्ति है। यहाँ एक अधिकारी को उसके होम काडर में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 9 साल की सेवा पूरी करनी होगी। साथ ही अधिकतम अवधि जिसके लिए वो होम काडर में रह सकता है या सकती है वो 5 साल है, यानी 5 वर्ष है और आमतौर पर एक बार में 3 वर्ष से अधिक नहीं। नेक्स्ट इज, विवाह के आधार पर इंटर कैडर ट्रांसफर को मंजूरी देने की शक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को सौंपी गई है और जो असाधारण मामले हैं उनको मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि दोनों पत्नी दो अलग अलग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है जिनमें से एक आईएएस है तो इस मामले पर
DOPT में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर एक IPS का है और दूसरा IFOS का है तो इस मामले पर गृह मंत्रालय में विचार किया जाएगा। हालांकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस व्यवस्था में केंद्र सरकार संशोधन करना चाहती है और नई व्यवस्था में UPSC सफल घोषित उम्मीदवारों को फाउंडेशन कोर्स कराए जाने और फिर सेवा या राज्य के आवंटन में इस कोर्स के अंकों को भी जोड़े जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।